हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टारगेट यूकेपीएससी के डेली न्यूज़ एनालिसिस में। तो आज हम फिर से 3 दिन बाद मिल रहे हैं। तो आज आपके पास जो भी न्यूज़ होगी वो 20 तारीख की, 21 तारीख की और 22 तारीख की होंगी। मतलब हमने एक भी दिन की क्या नहीं छोड़ी है, इसमें न्यूज़ नहीं छोड़ी है। तो आपको बेफिक्र रहना, अगर कभी माना नहीं भी आता डीएनए तो हम उसको अगले वाले डेज़ में कर लेते हैं, ठीक है। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है आपके पास वो तो ये है। लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, यस्टरडे प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। वन लाइनर न्यूज़ कुछ है नहीं, और जो भी है ये फर्दर के टॉपिक्स में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पहली न्यूज़ है वो सर्वे ऑफ इंडिया है, और सर्वे ऑफ इंडिया को इंडिया का जो हेडक्वार्टर है वो देहरादून में है, ठीक है। तो कुछ टाइम पहले ये बात चली थी कि देहरादून से इसका जो हेडक्वार्टर है उसको दिल्ली करने की बात करी गई थी। बट अब फिर ये आया है कि सर्वे ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है वो देहरादून ही रहेगा। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम सर्वे ऑफ इंडिया को पूर्ण तरीके से देखेंगे, मतलब क्या क्या ये इसके काम होते हैं और कैसी रिपोर्टें ये जारी करता है, ठीक है, किस चीज़ के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो हम इसको देखेंगे और मेंस के एस्पेक्ट से भी देखेंगे, ठीक है। और मेंस के एस्पेक्ट से कहाँ पर, जीएस पेपर 6 में, ठीक है। इसको हम क्या कर लेंगे, देख लेंगे। जो उत्तराखंड के जो प्रमुख संस्थान होते हैं ना, वहाँ पर आपके पास एक टॉपिक है, तो वहाँ से हम इसको देख लेंगे, ठीक है। अगली जो न्यूज़ है वो रुद्रप्रयाग जिले ने सतत विकास लक्ष्य, जो अपना स्टेट का जो एसडीजी रैंकिंग है उसमें क्या किया है, पहला स्थान हासिल किया है, ठीक है। नैनीताल पिछली बार पहले में था, इस बार वो चौथे नंबर पे चला गया है। तो ये जो रिपोर्ट है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, ठीक है। मतलब अगर आप इसको 5 स्टार रेटिंग देना चाहें तो आप इस कटिंग को क्या कर सकते हैं, 5 स्टार रेटिंग दे सकते हैं, ठीक है, इस न्यूज़ को, ठीक। फिर है इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, और क्या हुआ है कि कल ईरान ने डियागो गार्सिया पर इंटर रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें क्या हुई हैं, छोड़ी हैं। तो ये जो टॉपिक है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेंस में इसकी बात करें तो जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी के एस्पेक्ट से, जीएस पेपर 1 के एस्पेक्ट से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रिलिमिनरी एग्जाम में, ठीक है, जैसे ये कुछ कुछ जो हमारे एरिया है, जैसे बाबुल मंदीव कहाँ पर है, ठीक है, हारमुज जल डमरू मध्य कहाँ पर है, ठीक है, डियागो गार्सिया कहाँ पर, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए अगेन बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन हो जाती हैं, और इस बार यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनने वाले हैं, ठीक है। तो हम इस टॉपिक को क्या करेंगे, ज्योग्राफी के एस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से देखेंगे, और इंटरनेशनल रिलेशन के एस्पेक्ट से तो हम इसको देखेंगे ही, ठीक है। फिर अभी क्या हुआ है कि हाल ही में क्या हुआ है कि अफगानिस्तान में भूकंप आया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर एक एडिटोरियल था कि कैसे भारत यहाँ पर अपनी कूटनीतिक डिप्लोमेसी के तहत क्या कर रहा है, अफगानिस्तान की मदद कर रहा है। और अफगानिस्तान आने वाले टाइम पे भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करेगा, ठीक है, खासकर कहाँ पर, पाकिस्तान को टैकल करने में, ठीक। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। और कहाँ पर, जीएस पेपर 2 में, जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एक न्यूज़ है आपके लिए, ठीक। फिर क्या हुआ है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी हुई है, और अगेन ये भी एक ऐसी न्यूज़ है जो 5 स्टार रेटिंग लेके आपके साथ आती है, ठीक है। यहाँ से भी आपके पास हमेशा क्वेश्चन बन के आएंगे ही आएंगे, चाहे आपका प्रीलिम्स हो, ठीक है। और हम इसको थोड़ा सा मेंस के एस्पेक्ट से भी देखेंगे कि कैसे आप मेंस में ऐसे रिपोर्ट्स को कोड करके अपने मेंस के आंसर को बहुत अच्छा बना सकते हो। ऐसे में अपने ऐसे क्या जो ये टॉपिक हैं इनको आप क्या करके पुट करके, ठीक है, इनके डेटा को पुट करके वहाँ पर अपने आंसर बहुत अच्छे बना सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको क्या चाहिए, इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम पे टारगेट यूकेपीएससी चैनल के साथ जुड़ना है। वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि आपको ये पीडीएफ कैसे लेनी है, ठीक है। अब जो अगली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास, सबसे पहले हम देखेंगे यस्टरडे प्रैक्टिस क्वेश्चन को। और यस्टरडे प्रैक्टिस क्वेश्चन में हमने देखा था क्या कि उत्तराखंड में जो मंत्री परिषद था इसको पूरा करने की बात करी गई थी, ठीक है। अभी तक 5 मेंबर थे, सॉरी, अभी तक मतलब जितने भी मेंबर थे उसमें 5 मेंबर और जोड़े गए हैं, ठीक है। अब ये क्या हो चुकी है, टोटल 12 हो चुकी है। तो जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 1A के अनुसार उत्तराखंड जैसे राज्यों में मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए, तो 12 होनी चाहिए। और ये आ भी चुके हैं, ठीक है। आपने ये न्यूज़पेपर में देखे होंगे कि कौन कौन लोग इसमें फिर क्या हुए हैं, सेलेक्ट हुए हैं, मतलब इलेक्ट हुए हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ठीक, खासकर पॉलिटी में, और ये भी कहाँ पर, प्रीलिम्स के एस्पेक्ट से। फिर प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना के बारे में पढ़ा था हमने, पीएम पोषण योजना के बारे में डिटेल में पढ़ा था, ठीक है। तो वर्ष 2021 में पीएम पोषण योजना का नाम बदलकर मिड डे मील का नाम बदलकर क्या हुआ था, पीएम पोषण हुआ था। जरा मुझे बताना कि मिड डे मील योजना कब से शुरू की गई थी, ठीक है। ये आपके लिए क्वेश्चन है कि मिड डे मील जो योजना थी वो कब से शुरू करी गई थी, और इसका नाम क्या हुआ, पीएम
पीएम पोषण कब हुआ, तो 2021 में हुआ। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ठीक है। फिर जो दूसरा ऑप्शन है कि यह योजना केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन संचालित है, तो ऐसा नहीं है, ये शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत क्या है, संचालित एक योजना है, ठीक। फिर जो अगला टॉपिक है, उत्तराखंड जैसे हिमालय और विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए इस योजना में केंद्र और राज्य के वित्त पोषण का अनुपात कितना है, तो 90-10 का अनुपात है। तो ये बिल्कुल क्या है, सही है। तो 90 कौन देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, और 10 कौन देगा, स्टेट गवर्नमेंट देगी, ठीक है। अब जो सामान्य राज्य हैं उसमें कितना है, तो उसमें कितना है, 60-40 का रेशियो है। 60 कौन देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, और 40 कौन देगा, तो स्टेट गवर्नमेंट देगी, ठीक है। और जो हमारे यूनियन टेरिटरीज हैं उसमें कितना है, 100% किसका वित्त पोषण है, तो किसका है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ठीक है। तो ये आपको तीनों ही फैक्ट्स याद रखने अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3, सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। फिर जो अगला न्यूज़ था वो था मेंस्ट्रुएशनल लीव के ऊपर था, मासिक धर्म अवकाश के ऊपर था। और स्पेन ऐसा कानून लागू करने वाला देश का पहला और प्रमुख पश्चिमी देश है। तो ये हमने पढ़ा था, और यहीं से हमने क्या सोचा था कि हम इसको भारत में भी ऐसे ही अप्लाई कर सकते थे, ठीक है। जबकि जो भारत में है, जो मासिक धर्म अवकाश है, इसका जो वहन करता है वो कौन करता है, तो वो कौन करता है, वो करता है कंपनी करती है। और स्पेन में कानून के तहत इस अवकाश का वित्तीय बोझ निजी कंपनियों द्वारा उठाया जाता है। तो ऐसा नहीं है, वो सरकार द्वारा उठाया जाता है वहाँ पर। और भारत में किसके द्वारा उठाया जाता है, तो निजी कंपनियों द्वारा वो सारा का सारा वित्तीय बोझ उठाया जाता है। तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, ई ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं, सबसे पहले देखते हैं हम आज की पहली न्यूज़ की तरफ। तो जो पहली न्यूज़ है आपकी सर्वे ऑफ इंडिया से रिलेटेड है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग से रिलेटेड है, का ऐतिहासिक मुख्यालय देहरादून में ही रहेगा। इसे दिल्ली शिफ्ट करने के किसी भी प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने मंजूरी नहीं दी है, ठीक है। तो पहले क्या बात चली थी कि हम इसे क्या करना चाहते थे, दिल्ली में शिफ्ट करना चाहते थे, किसे, सर्वे ऑफ इंडिया को, भारतीय सर्वेक्षण विभाग को हम कहाँ शिफ्ट करना चाहते थे, इसका हेडक्वार्टर तो दिल्ली करना चाहते थे। लेकिन अब फिर क्या हुआ है कि इसको दिल्ली शिफ्ट करने से मना कर दिया गया है, ठीक है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के फैक्ट्स आपके पेपर में आ सकते हैं, ठीक है, सबसे पहले हम उन्हें देखेंगे। और अब हमने क्या करा है, जैसे जैसे आपके अब फॉर्म्स दोबारा से शुरू हो चुके हैं, ठीक है। अभी आपका री एग्ज़ाम होगा, ठीक, 17 मई को। फिर शायद मुझे लगता है अप्रैल में आपके पीसीएस के फॉर्म भी आ जाएंगे, ठीक है, नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो फिर वो भी शायद जून या जुलाई में उसका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होगा। तो अब हम क्या करेंगे कि थोड़ा प्रीलिम्स को वास्ट तरीके से देखेंगे, ताकि क्या हो जाए, आपका प्रीलिम्स अच्छे से कवर हो, ठीक है। उसके बाद फिर मेंस की तैयारी हम वैसे भी कर रहे हैं, फिर आगे भी फर्दर और डिटेल में करते रहेंगे, ठीक है। तो आपको इस बात की कोई टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं। तो सबसे पहले प्रीलिम्स के एस्पेक्ट से देखते हैं और ऐतिहासिक हिस्टोरिकल फैक्ट्स देखते हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1967 में हुई थी। सबसे पहले तो आपके पास यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो अपना सर्वे ऑफ इंडिया है, ठीक है, जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग है, उसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1967 में हुई थी। यह भारत सरकार का सबसे पुराना वैज्ञानिक विभाग है, ओल्डेस्ट साइंटिफिक डिपार्टमेंट है ये, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी। प्रथम सर्वेयर जनरल तो मेजर जेम्स रेनिल, ठीक है, जो मेजर जेम्स रेनिल थे को बंगाल का पहला सर्वेयर जनरल बनाया गया था। उन्हें भारतीय भूगोल का पिता भी कहा जाता है। तो ये भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कि फादर ऑफ इंडियन ज्योग्राफी किसे कहा जाता है, तो वो किसे कहा जाता है, मेजर जेम्स रेनिल को कहा जाता है। और यही कौन थे, इसके प्रथम सर्वेयर जनरल भी थे, किसके, सर्वे ऑफ इंडिया के, ठीक है। अब इसका थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्ट्स अगर हम देखते हैं तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो देहरादून में है, ठीक। सबसे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है। और फिर जो नोडल मंत्रालय है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो नोडल मंत्रालय कौन है इसका, यह विज्ञान विभाग के प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन क्या करता है, कार्य करता है। तो ये जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसके अंतर्गत जो सर्वे ऑफ इंडिया है ये क्या करता है, काम करता है अपना, ठीक है। इसका जो प्रमुख होता है वो कौन होता है, तो भारत का महासर्वेक्षक, सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया होता है, ठीक है। जो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट एकेडमिक पोस्ट होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होती है, वो कौन होती है, सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया होती है, ठीक है। अब कुछ इसके अचीवमेंट्स भी हैं, तो थोड़ा अचीवमेंट्स को भी देख लेते हैं। ये आपके फिर अगेन प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मेंस में आप इसको एज अ फैक्ट के तरीके से क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या एज अ एग्जाम्पल की तरीके से क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो द ग्रेट ट्रिग्नोमेट्री सर्वे, द ग्रेट
ट्रिग्नोमेट्री सर्वे किसने कराया था? तो सर्वे ऑफ इंडिया ने कराया था। और कब कराया था? तो 19वीं सदी में विलियम लैम्पटन, देखो ये नाम थोड़ा सा आपको याद रखने हैं, विलियम लैम्पटन हो गया, और सर जॉर्ज एवरेस्ट के नेतृत्व में यह विशाल सर्वेक्षण किया गया था। इस सर्वे के तहत पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को सटीक मानचित्रण किया गया था। देखो पूरे उपमहाद्वीप में कौन कौन आता है? भारत के उपमहाद्वीप में कौन आता है? पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ये अपना नेपाल हो गया, भूटान हो गया, ठीक है, ये सारे के सारे क्या आते हैं? भारतीय उपमहाद्वीप में आते हैं। तो इनका क्या करा गया था? मानचित्रण किया गया था, एक सटीक मानचित्रण किया गया था। और जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है, ठीक है, वो भी इसी से नापी गई थी, ठीक है। इसी विभाग ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, पहले इसको पीक 15 की भी कहते थे, इसकी क्या करी थी? सटीक ऊंचाई मापी थी। बाद में इसका नाम भारत के पूर्व सर्वेयर जनरल सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर क्या कर दिया गया? माउंट एवरेस्ट रख दिया गया। अब आपको ये भी पता होगा कि हमारे पास क्या है, सर जॉर्ज एवरेस्ट का घर उत्तराखंड के मसूरी हाथीपांव क्षेत्र में स्थित है। वहाँ के लिए क्या बोलते हैं? तो वहाँ पर एक चीज़ और भी तो है, सर जॉर्ज एवरेस्ट हाउस भी है वहाँ पर, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपके अगेन किसके लिए इंपॉर्टेंट है? आपके प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा सा इसके मेंस के एस्पेक्ट्स को भी देख लेते हैं कि क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं ये जितने भी हमारे पास क्या होती हैं, ऐसी बॉडीज़ होती हैं, ऐसे मुख्यालय होते हैं, ठीक है। तो उत्तराखंड राज्य विशेष के लिए अगर आप इसको सीधे सीधे कहाँ पर जीएस पेपर 6 में उत्तराखंड के भूगोल, अर्थव्यवस्था और समाज से क्या कर सकते हैं? कनेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, जीएस पेपर 6 तो वहाँ से कर सकते हैं। तो संस्थानों की क्यों इंपॉर्टेंस होती है? तो देहरादून को संस्थानों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ पर क्या 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 है? FRI है, IMA है, सर्वे ऑफ इंडिया है, ठीक है। तो जरा मुझे बताना है कि FRI की स्थापना कब हुई थी, और इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स आपको पता है जरा वो कमेंट सेक्शन में बताना। IMA की स्थापना कब हुई थी, ठीक है, और इसके बारे में भी आपको जितने भी फैक्ट्स पता है इन दोनों संस्थानों के बारे में, वो कहाँ पर बताओगे? आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। किसी बड़े राष्ट्रीय संस्थान के राज्य से बाहर जाने पर न केवल राज्य के राजस्व और रोजगार, मतलब प्रत्यक्ष रोजगार चाहे अप्रत्यक्ष रोजगार, उसमें क्या होता है? नुकसान पहुंचता है, बल्कि राज्य की प्रतिष्ठा भी क्या होती है? घटती है। तो देखो ये इंपॉर्टेंट है, जो भी संस्थान होते हैं किसी राज्य में वो वहाँ पर क्या करते हैं? एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है रोजगार, ठीक है, वो वहाँ पर क्या करते हैं? रोजगार सर्जन भी करते हैं। वहाँ पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से क्या होता है? रोजगार को नुकसान भी पहुँचता है, ठीक है। राज्य के राजस्व का भी क्या करते हैं? निर्माण करते हैं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि राज्य की प्रतिष्ठा भी उनसे क्या होती है? जुड़ी हुई होती है। सबसे पहले चीज इंपॉर्टेंट है। फिर पलायन का मुद्दा भी है। यह केवल लोगों के पलायन का नहीं बल्कि संस्थानों के पलायन का भी मुद्दा बन सकता था, जिसे सरकार ने समय रहते रोक लिया है, ठीक है। तो पलायन मतलब पलायन किसके रिगार्डिंग में है? ये संस्थानों के रिगार्डिंग में है, ठीक है। तो अगर माना कि यहाँ से भी संस्थान क्या हो रहे हैं, इनके हेडक्वार्टर यहाँ से उठ के कहीं बाहर जा रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब क्या हो रहा है? तो ये संस्थानों का भी पलायन दिखाता है, जो कि क्या होता है? अगेन किसी राज्य के लिए, किसी स्टेट के लिए एक नेगेटिव एस्पेक्ट हो सकता है, नेगेटिव पॉइंट हो सकता है, ठीक है, जो वहाँ पर क्या करेगा? ये सारी समस्याओं को फिर से लाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आप इसको कहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं? तो जीएस पेपर 3 में भी कनेक्ट कर सकते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी कनेक्ट कर सकते हैं। मानचित्रण और GIS सर्वे ऑफ इंडिया देश का प्रमुख मानचित्रण संस्थान है, ठीक है। आपदा प्रबंधन जो कि उत्तराखंड की एक बहुत बड़ा विषय है उत्तराखंड के लिए, उसमें सटीक टोपोग्राफी मैप्स की आवश्यकता होती है। आधुनिक समय में ड्रोन मैपिंग हो रही है, ठीक है। GIS मतलब भौगोलिक सूचना प्रणाली, ठीक है, ये हो रहा है। और भारत सरकार की स्वामित्व योजना गांव की आबादी का सर्वे में इस संस्था की सबसे बड़ी भूमिका है, ठीक है। अब यहाँ पर एक योजना ही है, स्वामित्व योजना, ठीक है। आपको मुझे ये बताना है कि स्वामित्व योजना की शुरुआत कब हुई थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। स्वामित्व योजना कब शुरू हुई थी? अब ये ग्रामीण क्षेत्रों में तो क्या हुई थी? स्वामित्व योजना ही थी, लेकिन अर्बन एरिया में मतलब अपने शहरों में, ठीक है, शहरों में कौन सी योजना चली थी इसी चीज़ के लिए, ठीक है, आबादी का सर्वे करने के लिए? तो नक्शा योजना चली थी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नक्शा योजना का भी संबंध सेम चीज़ से है, जो स्वामित्व योजना है वही क्या है? लगभग नक्शा योजना है। नक्शा योजना कहाँ पर शुरू हुई थी? तो ये अर्बन एरिया में, मतलब जो शहरी वाले एरिया हैं वहाँ पर क्या हुई थी? नक्शा योजना शुरू हुई थी। और जो गाँव है वहाँ पर क्या हुई थी? स्वामित्व योजना शुरू हुई थी, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा हम नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा नोट डाउन कर लेते हैं। तो जो नक्शा योजना है वो कब वो उसकी शुरुआत कब हुई थी वो भी आपको बताना है। स्वामित्व योजना की शुरुआत कब हुई थी वो भी क्या करना है? आपको कहाँ पर बताना है? कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। ये दोनों ही पॉइंट क्या है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए फिर से अगेन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। फिर जो मतलब जो अपना क्या है जीएस पेपर 2 है, जीएस पेपर 2 है कहाँ पर? जो पॉलिटी एंड गवर्नेंस है वहाँ से भी आप इसको क्या कर सकते हैं? रिलेट कर सकते हैं। और वहाँ पर आप बता सकते हैं कि जो केंद्र राज्य संबंध है, अगेन मैं आपको पूछूंगा जरा कौन सी अनुसूची में केंद्र राज्य संबंध आते हैं, जरा बताना, ठीक है, कमेंट सेक्शन
सेक्शन में। ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन है ये क्रॉस क्वेश्चनिंग इसलिए हो रही है क्योंकि आपका प्रीलिम्स एग्जाम फिर से क्या है, नज़दीक है। ठीक है, माना कि कोई इंसान अगर इसको यहाँ पर क्या नहीं कर सकता, कमेंट नहीं कर सकता, तो जरा इसको जरूर, अगर जहाँ पर आपको क्वेश्चन नहीं आते उसको आप क्या करना, गूगल के हेल्प से, ठीक है, इसको जरूर देख लेना। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये क्या दिखाता है, एक सहकारी संघवाद मतलब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और एक राजनीतिक संवाद का एक बेहतरीन एग्जाम्पल दिखाता है आपको। ठीक है, कि कैसे राज्य और स्टेट जो राज्य हैं और जो सेंटर है वो अपने बीच के तालमेल से क्या कर रहा है, ऐसे कार्यों को कर रहा है। मुख्यमंत्री द्वारा राज्य के हितों मतलब कर्मचारियों की चिंता और संस्थानों का ऐतिहासिक महत्व को केंद्र सरकार, जो हमारे कौन है, जितेंद्र सिंह है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, ठीक है, ठीक, विज्ञान मंत्री है नहीं है हमारे यहाँ के सामने मजबूती से रखा गया, जिसके परिणाम स्वरूप केंद्र ने सकारात्मक स्पष्टीकरण दिया है और कहा है कि जो सर्वे ऑफ इंडिया है वो कहाँ पर रहेगा, तो वो देहरादून में ही रहेगा। ठीक, तो ये सारी चीज़ें क्या है आपके मेंस के एस्पेक्ट से अगेन इंपॉर्टेंट हो जाती है। थोड़ा अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो आपको पता ही है 1767 में क्या हुआ था, सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। इन्होंने क्या करा था, द ग्रेट टेक्नोमेट्रिकल सर्वे भी करा था। ठीक है, जिससे क्या नापी थी हमने, माउंट एवरेस्ट की चोटी नापी थी। और माउंट एवरेस्ट को और क्या कहते हैं, तो पीक 15 भी कहा जाता है इसको। ठीक है, माउंट एवरेस्ट को और क्या कहा जाता है, तो पीक 15 भी कहा जाता है। अब ये जो ये क्वेश्चन है ये पूर्ण तरीके से ऊपर वाले टॉपिक से पे क्या है, रिलेटेड है। ठीक है, तो मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आपको ऊपर वाला टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ आया तो आपको क्या करना है, इस MCQ का आंसर कहाँ पर देना है, कॉमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, तो ये क्या है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका क्या होता हुआ, समाप्त होता हुआ। अब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक दूसरा है वो SDG रैंकिंग से है, किससे है, सतत विकास से संबंधित है। ठीक, और ये जो टॉपिक है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो जो आर्थिक सर्वे, जो हमारा क्या है, उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण, और सॉरी मैंने अभी आपको इकोनॉमिक सर्वे नहीं कराया है उत्तराखंड का, तो मैं जल्द ही क्या कराऊंगा, आपको उत्तराखंड का इकोनॉमिक सर्वे भी कराऊंगा। ठीक है, और बहुत डिटेल में कराऊंगा। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन वो भी लेक्चर बनेगा तो वो 1.5 घंटे से कम का नहीं बनेगा। ठीक है, 1.5 घंटे से ऊपर का ही बनेगा। तो आप जब भी मैं लाऊं तो उसको पूरा देखना, और आपको क्या होगी, एक समझ विकसित होगी कि जो आर्थिक सर्वेक्षण है वहीं से आपके प्रिलिमिनरी एग्जाम और साथ ही साथ मेंस एग्जाम के आप कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा रादर देन कि पढ़ाने की कोशिश से, मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और बाकी जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण से रिलेटेड वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक, और कहाँ कहाँ पर आप उनका मेंस में यूज़ कर सकते हैं, प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं वहाँ से, वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको वहाँ पर बताऊँगा। ठीक, तो जो यहाँ पर क्या हुआ था, जो हमारा उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण हुआ था वहाँ पर बताया गया था कि क्या रुद्रप्रयाग जिले ने सतत विकास लक्ष्य जो SDG को हासिल करने में पहला स्थान प्राप्त किया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या है कि SDG रैंक में पहला स्थान हासिल किसने करा है, तो रुद्रप्रयाग जिले ने करा है। जबकि पिछली बार का टॉपर जो नैनीताल है वो इस बार कहां पर चला गया है, चौथे स्थान पर खिसक गया है। ठीक है, तो जो भी इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के फैक्ट्स हो सकते हैं इस रिपोर्ट से, इस SDG से, ठीक, वो आपके सामने। सबसे पहले तो पहला स्थान किसने प्राप्त किया, तो रुद्रप्रयाग ने करा है, और इसको अंक कितने मिले, तो 78 अंक मिले हैं। इससे पहले रुद्रप्रयाग की जो रैंकिंग थी वो कौन थी, 8वें नंबर की रैंकिंग थी। ठीक है, तो पहले स्थान पर तो कौन आया है, रुद्रप्रयाग आया है। दूसरे स्थान पर कौन है, तो संयुक्त रूप से 2 जिले हैं उसमें। ठीक है, पहला है उत्तरकाशी और दूसरा है चमोली जिला। ठीक है, तो जो पहला स्थान SDG में हासिल करा है वो रुद्रप्रयाग ने करा है, और जो दूसरा स्थान हासिल करा है वो उत्तरकाशी और चमोली ने करा है। ठीक, जो पहला स्थान है रुद्रप्रयाग और जो दूसरा स्थान है वो इन्होंने करा है। ठीक है, अब जो नैनीताल पिछली बार का कितना था, नंबर 1 था, वो इस बार कितने भी स्थान पर चला गया है, तो चौथे स्थान पर चला गया है। और ये रिपोर्ट किसने जारी करी है, तो उत्तराखंड इकोनॉमिक सर्वे में ये रिपोर्ट आई थी। ठीक, अब इसमें थोड़ा मेंस के एस्पेक्ट से इस टॉपिक को देख लेते हैं, और आप इसको कहां पर कनेक्ट कर सकते हैं। एक तो GS पेपर 3 में कनेक्ट कर सकते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था पे, एक आप GS पेपर 6 में उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था से रिलेट कर सकते हैं, और कहां पर GS पेपर 1 में भूगोल में। ठीक है, और GS पेपर 6 में पारिस्थितिकी, मतलब एक तो भूगोल और पारिस्थितिकी में यहाँ पर आप इसको क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरा उत्तराखंड की भूगोल से भी तो कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले रीजनल इम्बैलेंस मतलब क्षेत्रीय विकास में असंतुलन की स्थिति देखी गई है। रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और चमोली जैसे पहाड़ी जिलों को का शीर्ष पर आना यह दर्शाता है कि उत्तराखंड में विकास अब केवल कहाँ पर नहीं हो रहा है, मैदानी क्षेत्रों में नहीं हो रहा है, बल्कि कहाँ पर हो रहा है,
पहाड़ी क्षेत्रों में भी हो रहा है। यह क्या दिखाता है आपको, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट का एक क्या है, एक बेहतरीन एग्जाम्पल है ये, ठीक है। तो सबसे पहले तो अगर आपको कभी क्वेश्चन आता है कि संतुलित क्षेत्रीय विकास से आप क्या समझते हैं, तो आप वहाँ पर सीधे सीधे अपने एसडीजी रैंकिंग का क्या कर सकते हैं, एसडीजी की जो रिपोर्ट है वहाँ पर आप बता सकते हैं कि जो पहले स्थान पर है वो रुद्रप्रयाग ने हासिल करा है, दूसरा स्थान किसने करा है, उत्तरकाशी और चमोली ने हासिल करा है, ठीक है। नैनीताल ने इसमें चौथा स्थान हासिल करा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हम विकास कहाँ पर कर रहे हैं, मैदानी क्षेत्रों में कर रहे हैं, उससे अच्छा विकास हम कहाँ पर कर रहे हैं, तो पहाड़ी इलाकों में कर रहे हैं। इसीलिए तो इस रैंकिंग में सबसे नंबर 1 पर कौन है, रुद्रप्रयाग है, और दूसरे नंबर पर कौन है, उत्तरकाशी और चमोली। तो तीनों के तीनों ही क्या है, पहाड़ी राज्य है, ठीक है। अब दूसरी तरीके से आप यहाँ पर कहाँ पर है, देखो एसडीजी और उत्तराखंड, एसडीजी में उत्तराखंड का कैसा हाल है, ठीक है, यह कैसी स्थिति है। तो उत्तराखंड का लक्ष्य 2030 तक सभी 17 वैश्विक लक्ष्यों को प्राप्त करना है, और 17 के 17 वैश्विक लक्ष्य मैंने आपको याद भी करवाए हैं, रटवाए हैं भी है, ठीक है, प्रीलिम्स 360 सीरीज में। तो जरा 17 के 17 एसडीजी जो अपने लक्ष्य हैं उनको कमेंट सेक्शन में डाल देना, ठीक है। जिलों की यह रैंकिंग स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, ठीक है, का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। रुद्रप्रयाग की सफलता में संभावित कारण क्या है, क्यों रुद्रप्रयाग पहले स्थान पर है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वहाँ पर क्या हुआ है, सुधार हुआ है। जल जीवन मिशन में सुधार हुआ है, ठीक है, प्रभावी क्रियान्वयन हुआ है, और पर्यटन के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के बीच भी क्या देखने को मिला है, समन्वय देखने को मिला है, ठीक है। जल जीवन मिशन योजना कब की थी, तो 2018 की थी, ठीक है, 2018 की थी, ठीक, 2018 की थी, और 5 साल के लिए थी। 2022 तक हर घर नल जल, ठीक है, ये लगाना था, लेकिन इसको ये हुए नहीं, तो 2024 तक ये हो गई थी, आगे फॉरवर्ड हो गई थी, ठीक है। अभी भी उत्तराखंड में जो जल जीवन मिशन के अंतर्गत है ना, वो 97% लोगों तक ही या फैमिलीज तक ही क्या पहुंचा है, पानी पहुंचा है, अभी भी 100% नहीं है, ठीक है। तो अभी ये इसकी डेट और भी आगे बढ़ी हुई है, ठीक। तो ये जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है। फिर नीति निर्माण में डेटा की क्या इंपॉर्टेंस है, तो आर्थिक सर्वेक्षण के ये आंकड़े सरकार को यह समझने में मदद करते हैं कि किन जिलों में, जैसे नैनीताल की रैंकिंग गिरना, विकास की गति धीमी हुई है, और वहाँ पर क्या हुआ है, विशेष हस्तक्षेप करने की क्या है, आवश्यकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कौन देखेगा, ये सरकार देखेगी। जो इकोनॉमिक सर्वे आता है उसके जो आंकड़े होते हैं वो सीधे सीधे सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं और उसके आंकड़े होते हैं, ठीक है, कि कैसे सरकार ने काम करा, ये उनकी योजनाओं की क्या स्थिति है। तो सरकार को वहाँ से एक बेहतरीन क्या मिलता है, एक आंकड़े मिलते हैं, एक सर्वेक्षण मिलता है, ताकि वो क्या कर सकते, फिर उस चीज़ पे क्या कर सके, काम कर सके, ठीक है। फिर पर्यावरण और सतत विकास में क्या है, तो उत्तराखंड हिमालय राज्य में विकास केवल बुनियादी ढांचे तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वह सतत मतलब सस्टेनेबल होना चाहिए। रुद्रप्रयाग का सुधार यह सिद्ध करता है कि आपदा संभावित जिले में भी बेहतर नीति प्रबंधन से विकास किया जा सकता है, अच्छा किया जा सकता है, ठीक। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो दूसरा टॉपिक है हमारा, ठीक है, किससे संबंधित, एसडीजी से संबंधित, और जो एसडीजी में पहली रैंक हासिल करी है रुद्रप्रयाग ने करी है, दूसरी रैंक हासिल करी है उत्तरकाशी और चमोली ने करी है, ठीक है, नैनीताल चौथे स्थान पर है। तो मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। तो जो ये टॉपिक है ये अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको समझ अच्छे से आया है तो ये आपके पास क्या है, एक एमसीक्यू है, और आपको क्या करना है, इसका कमेंट सेक्शन में आंसर करना है, ठीक। अब जो तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है करंट टाइम पे, वो क्या है, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है, IRBM, ठीक है। तो ये क्या है, तो ईरान ने पहली बार अपनी इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल करते हुए हिंद महासागर में स्थित प्रमुख अमेरिकी सैन्य बेस डियागो गार्सिया पर सीधा हमला किया, जिससे पश्चिमी एशिया का तनाव अब हिंद महासागर तक भी क्या हो चुका है, पहुंच चुका है, ठीक है। यह अपना प्यारा भारत, ये आप देख रहे होंगे, ठीक है, यहाँ पर है श्रीलंका, यहाँ पर है मालदीव्स, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है डियागो गार्सिया, यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, डियागो गार्सिया। और यहाँ के जो बेसेस हैं, यहाँ पर किसके मिलिट्री बेसेस हैं, तो यहाँ पर है अमेरिका के मिलिट्री बेसेस, ठीक है। और ये है अपना ईरान, ठीक है। तो ईरान ने क्या करा है, यहाँ से और यहाँ पर क्या करी हैं, IRBM मिसाइलें क्या हुई हैं, मारी हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक क्या मारी हुई हैं, IRBM मिसाइलें, ठीक है, मारी हैं किस पे, डियागो गार्सिया पे, ठीक। तो ये सारी चीज़ें क्या है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके प्रिलिमिनरी एग्जाम में है वो क्या है, वर्ल्ड ज्योग्राफी और मैपिंग। तो मैपिंग के क्वेश्चन वैसे भी आपके पास बहुत ज़्यादा आते हैं, चाहे आप UKPSC की बात करें, ठीक है, चाहे आप क्या बोलें UKSSC की बात करें, ठीक है, चाहे आप UKPSC की बात करें, चाहे आप UKSSC की बात करें, आपके पास मैपिंग से जुड़े क्वेश्चन आते ही आते हैं। और ये आपको लगातार करंट अफेयर के साथ क्या करने हैं, चलाते हुए चलने हैं, ठीक है, ताकि क्या ना हो बाद में एकदम से पता चल रहा
रहा है, आप क्या कर रहे हैं, तैयारी करते करते और आपने मैपिंग छोड़ दी और अगले दिन आपके पास मैपिंग के ऐसे ही 2-4 क्वेश्चन आ गए, तो साथ साथ में आपको क्या करनी है, मैपिंग को भी देखते हुए चलना है। तो सबसे पहले डियागो गार्सिया, यह हिंद महासागर में भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित एक प्रवाल द्वीप है। और ये भी देखो, ये है अपना इक्वेटर, ये क्या है, इक्वेटर, इससे नीचे क्या है, ये डियागो गार्सिया यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एक एटॉल प्रवाल द्वीप है ये, ठीक है। यह चागोस द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। तो देखो ये पूरा का पूरा जो द्वीप समूह है ना, ये चागोस द्वीप समूह है। ये क्या है, चागोस द्वीप समूह है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है ये, ठीक है। ये क्या है, चागोस द्वीप समूह है। और चागोस द्वीप समूह का जो सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है, वो कौन है, डियागो गार्सिया। और डियागो गार्सिया कैसा द्वीप है, तो प्रवाल द्वीप है, ठीक है, एटॉल द्वीप है ये, है ना। तो ये और यहाँ पर क्या है, तो अमेरिका के मिलिट्री बेसेस है, ठीक। अब यहाँ पर कुछ और भी रणनीतिक द्वीप है, जैसे गुआम है, गुआम एंडरसन एयर फोर्स बेस, यह प्रशांत महासागर में स्थित है। डियागो गार्सिया और गुआम, ये दोनों इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण बॉम्बर बेस हैं, ठीक है। तो एक डियागो गार्सिया हो गया, एक गुआम हो गया, वो भी यहीं पे है, ठीक है। फिर खर्ग आइसलैंड, तो खर्ग आइलैंड कहाँ पर है, यहाँ पर मैंने आपको बताया था, यहाँ पर क्या है, यहीं पर कहीं पर क्या है, खर्ग आइलैंड है। और वो क्या है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, यह ईरान का सबसे बड़ा तेल निर्यात टर्मिनल है, जो फारस की खाड़ी में स्थित है, यहाँ पर स्थित है ये, ठीक है, यहाँ पर स्थित है, ठीक है। खर्ग आइलैंड मैंने आपको पहले भी बताया था। फिर बुशहार एक बंदरगाह है, यहाँ पर एक बंदरगाह है, ठीक है। यह ईरान का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर है, जहाँ उनका क्या है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र भी है। तो यहीं पर क्या हुआ था, बम दागे गए थे, किसके द्वारा, अमेरिका के द्वारा, ठीक है, मिसाइलें मारी गई थी। अब यहाँ पर कुछ स्ट्रीट है, कुछ चौक पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो हारमुज तो आपको हमेशा ही पता होता है, ये किस किस के बीच है भाई, हारमुज किस किस के बीच है, तो यहाँ पर ईरान है, यहाँ पर है ओमान, ठीक है। इन दोनों के बीच कौन है, अपना हारमुज जल संधि है। और ये किस किस को जोड़ती है, तो फारस की खाड़ी को, ठीक है, फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है। इधर है फारस की खाड़ी, इधर क्या है, ओमान सागर, मतलब ओमान की खाड़ी है, ठीक है, इनको जोड़ती है, ठीक। जो अगला जो है वो है बाब अल मंदेब, ठीक है, इसको आंसुओं का द्वार भी कहते हैं। तो ये क्या करती है, लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है। ये क्या है, रेड सी है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, बाबुल मंदेब है, ठीक है। ये कहाँ पर है, यमन और दी जिबूती के बीच में है, ठीक है। आपको ये याद रखना है, जिबूती यहाँ पर एक क्या है, देश है यहाँ पर जिबूती, और ये पर यहाँ पर क्या है, यमन है। तो इन दोनों के बीच में क्या है, बाबुल मंदेब की क्या है, स्ट्रीट है, बाबुल मंदेब क्या है, जलसंधि है, ठीक है, जो किस किस को जोड़ती है, इधर रेड सी है और इधर क्या है, गल्फ ऑफ ओमान है, अदन की खाड़ी है, सॉरी, गल्फ ऑफ अदन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट चौक पॉइंट है, ठीक, ये भी आपको याद रखना है। और इसको और क्या बोलते हैं, आंसुओं का द्वार भी कहा जाता है। फिर मलक्का स्ट्रीट तो आपको पता ही है, अंडमान महासागर, अंडमान जो सागर है वहाँ पर है, दक्षिणी चीन सागर को जोड़ता है, वो कौन जोड़ता है, मलक्का स्ट्रीट जोड़ता है। तो ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। आज हमने बाबुल मंदिर भी देख दिया यहाँ पर, ठीक। वैसे ही तो ये बड़ा एक हल्का सा क्वेश्चन है, बट फिर भी, ठीक। तो ये सारी चीज़ें क्या है, इंपॉर्टेंट है। फिर रेंज के आधार पर बैलिस्टिक मिसाइल है, देखो, ठीक है। सबसे पहले होती है SRBM, ठीक है, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। सबसे पहले होती है SRBM, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, ये 1000 किलोमीटर से कम की होती है। फिर होती है मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, ये 1000 से 3000 किलोमीटर की होती है। अब ये जो ईरान ने मारा है किस पे, अमेरिका के डियागो गार्सिया द्वीप पे, ठीक है, जहाँ पर उनकी क्या थी, मिलिट्री बेसिस थे, वहाँ पर मारा है। तो वहाँ पर कौन सी मिसाइल मारी है भाई, IRBM मारी है, इंटरमीडिएट रेंज, ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल मारी है। और इसकी मारक क्षमता कितनी होती है, तो 3000 से 5500 किलोमीटर के आसपास होती है, ठीक है। ईरान ने इसी मिसाइल का इस्तेमाल कर डियागो गार्सिया पर किया है, और जो वहाँ से लगभग कितना है, कहाँ से, ईरान से 4000 किलोमीटर दूर है। और यही मिसाइल जो क्या है, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, वही कहाँ पर मारी है, डियागो गार्सिया पर मारी है। फिर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, और इसकी दूरी कितनी तक है, तो 5500 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी तक जो मार कर सकती है, वो कौन कर सकती है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कर सकती है। ये क्या कर सकती है, एक द्वीप से दूसरे द्वीप पर क्या कर सकती है, पहुंच सकती है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फिर कुछ संगठन है, ठीक है। वो सबसे पहले क्या है, चागोस द्वीप विवाद समझौता का हुआ था, मई 2025 में हुआ था। और ये सबसे पहले किसके अंडर में था, जो चागोस द्वीप है, ये जो चागोस द्वीप है ना, यहाँ पर मैंने बताया था आपको, यहाँ पर जो चागोस द्वीप है, ये सबसे पहले किसके अंडर में था, ब्रिटेन के अंडर में था। लेकिन अभी ये ब्रिटेन ने किसको दे दिया है, जो क्या है, चागोस, ये है अपना जो चागोस द्वीप है, ये किसको दे दिया है, तो ये किसको दे दिया है भाई,
मॉरिशस को दे दिया है, ठीक है। ये किसको दे दिया है? मॉरिशस को दे दिया है। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने एक समझौते पर हस्ताक्षर कर जिसके तहत चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरिशस को सौंप दी है। हालांकि डियागो गार्सिया सैन्य बेस को अगले 99 वर्षों तक लीज पर किसने लिया है? अमेरिका और ब्रिटेन के पास ये रहेंगी, ठीक है। और किस पे रहेंगी? लीज पर रहेंगी। फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने क्या बोला है? 2019 में बोला था, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने निर्णय दिया कि ब्रिटेन द्वारा चागोस को मॉरिशस से अलग करना क्या है? अवैध है, और वो उनको क्या कर दे? लौटा दे। और यहीं पर क्या हुआ था कि ब्रिटेन ने क्या करा था? चागोस द्वीप को मॉरिशस को दे दिया था, लेकिन जो वहाँ पर मिलिट्री बेसिस है, ठीक है, जैसे डियागो गार्सिया में है, वो 99 सालों के लिए किसके पास है? अमेरिका के पास, जो उनका है उनके पास है। और जो किसका है? ब्रिटेन का है, वो किसके पास है? वो ब्रिटेन के पास है, ठीक। तो ये क्या है? एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए। फिर है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, ठीक है। अब ये भी मैंने आपको ना जब मैं आपको क्या पढ़ा रहा था, इंटरनेशनल वो पढ़ा रहा था, संस्थाएं पढ़ा रहा था, ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाए थे, तो मैंने दो चीज़ें पढ़ाई थी आपको। एक पढ़ाया था अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, ठीक है, और एक पढ़ाया था अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, ठीक है। और इन दोनों के ही मैंने मुख्यालय बोला था कि इन दोनों के ही मुख्यालय का है अलग अलग है। तो मैंने वहाँ पर बताया था कि जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? वियना, ऑस्ट्रेलिया में है। और जो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? फ्रांस में है। मैंने ये आपको बताया था, ठीक है, अगर आपको याद होगा तो, ठीक है, अगर आपको याद होगा तो। और वो भी डीएनए का ही एक टॉपिक था, जब हमने क्या करे थे? सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन को क्या करी थी? कंप्लीट करी थी। अगर जिसने भी नहीं देखा है तो मैंने एक अलग सा वीडियो किसका बनाया है? अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन का बनाया है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का बनाया है। वो आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, या प्ले लिस्ट में जाके देख लो, वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है वो पूरे डिटेल में, ठीक है, क्या है? कंप्लीट कराए गए हैं। तो जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है, ठीक है, जो ईरान के परमाणु ठिकानों की जांच में जुड़ी हुई है, कौन जुटी हुई है? कौन जुटी हुई है? तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी जुटी हुई है। और इसका जो मुख्यालय है, ठीक है, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो वियना, ऑस्ट्रिया में है। और जो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो मैंने बताया था आपको, फ्रांस में है, ठीक है। ये कहाँ पर है? फ्रांस में है। अब आप इसको थोड़ा सा मेंस में कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट है जीएस पेपर 2, कहाँ पर? इंटरनेशनल लॉ और करंट इवेंट्स में कर सकते हैं। और जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है अंतर्राष्ट्रीय संबंध और भू राजनीतिकीकरण, ठीक। तो हिंद महासागर में भू राजनीति। डियागो गार्सिया हिंद महासागर के बीचों बीच स्थित है। हिंद महासागर में बढ़ती सैन्य गतिविधियां भारत की सुरक्षा और कूटनीति को प्रभावित करती हैं। ईरान के इस हमले से यह क्षेत्र, जो पहले अमेरिका का सुरक्षित गढ़ माना जाता था, अब संघर्ष के दायरे में आ चुका है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ये देखना है, जब भी आप जियोपॉलिटिक्स की बात करते हैं ना, ठीक है, तो किसी रीजन में अशांति, ठीक है, किसी रीजन में अशांति वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को क्या कर देती है? चोक कर देती है। अब जैसे सोचो कि ईरान में क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, पूरा खाड़ी देशों में, गल्फ कंट्रीज़ में ये सारा हो रहा है। तो इससे नेगेटिव इम्पैक्ट तो पूरी दुनिया को ही मिल रहा है ना, एनर्जी के सेक्टर में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। फिर भारत में ऊर्जा सुरक्षा, हार्मुज जल डमरू बंद होने की चेतावनी का जिक्र है यहाँ पर। कहाँ पर? अपने एडिटोरियल में था। यहाँ से क्या होता है? दुनिया का 20% तेल और एलएनजी गुजरता है। अगर यह रास्ता बंद हो जाता है तो भारत, जो अपने तेल पर क्या है, आयात पर ही क्या है, पूर्ण तरीके से निर्भर है, यह बहुत बड़े मात्रा में निर्भर है। यहाँ पर क्या हो जाएगी? महंगाई आ जाएगी, आर्थिक संकट भी गहरा सकता है, ठीक। और ये हम देख भी रहे हैं, एलपीजी के लिए लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ रही है, 40-40 दिन पहले क्या करना पड़ रहा है? रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ रहा है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें क्या है? इंपॉर्टेंट है। फिर चागोस द्वीप समूह विवाद भी है। तो ये जो मैं आपको ऊपर भी बता चुका हूँ कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इसको 2019 में ही बोल दिया था कि क्या है, ये उनकी संप्रभुता का हनन है, ठीक है। किसके? मॉरिशस की, क्योंकि ये किसका था? मॉरिशस का था, ठीक है, चागोस द्वीप। और इसको किसने रखा था? ब्रिटेन ने रखा था। बट यहाँ पर जो सैन्य अड्डे हैं वो भी अभी किसके पास है? ब्रिटेन और अमेरिका के पास है। कब से कब तक है? तो 99 सालों तक है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिखाता है आपको? डीकोलोनाइजेशन का क्या है? ये एक बेहतरीन एग्जाम्पल है, ठीक। तो ये हो गया अपना ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट हो गया, या इंडियन एस्पेक्ट में हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा साइंस एंड टेक में अगर बात करें तो ये जीएस पेपर 3 में आता है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर गलती से लिख दिया, पर ये जीएस पेपर 3 में आता है, ठीक। और यहाँ पर हमने क्या देखा है कि यहाँ पर हमने IRBM के बारे में देखा है, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में देखा है, ठीक है। ये मैं ऊपर भी बता चुका हूँ। जो SRBM है, ये जो MRBM है, मतलब स्मॉल रेंज बैलिस्टिक मिसाइल हो गया, चाहे वो मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल हो गया,
जो स्मॉल रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है वो 1000 किलोमीटर के आसपास जाती है, और जो मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है वो 1000 से 3000 किलोमीटर के बीच में होती है। फिर IRBM इंटरमीडिएट रेंज ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल है जो वो 3000 से 5500 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, फिर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है 5500 के ऊपर चली जाती है, किलोमीटर से ऊपर चली जाती है। एक एक द्वीप से दूसरे द्वीप में तबाही करने के लिए है ये। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक पूर्ण तरीके से समझ आया होगा। ठीक है, और अगर आपको ये टॉपिक पूर्ण तरीके से समझ आया है तो ये आपके पास क्या है, यहाँ पर एक MCQ है, और आपको क्या करना है, इसका आंसर कहाँ पर देना है, कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, अब जो अगली न्यूज़ है ये अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये भारत की कूटनीति को दिखाता है। ठीक है, ये भारत के सॉफ्ट पावर और कूटनीति को क्या करता है, दिखाता है। और यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान में क्या हुआ है, हालिया भूकंप और गहरे मानवीय संकट के बीच भारत द्वारा दी जा रही निरंतर खाद्य चिकित्सा सहायता, जैसे UNWFP के जरिए गेहूँ भेजता है। ठीक है, भारत क्या करता है, UNW वर्क फोर्स सॉरी यहाँ पर WEP का फुल फॉर्म मेरे को अभी ध्यान नहीं आ रहा है। ठीक है, पर पीस के रिगार्डिंग में है, और यहाँ पर क्या भेज रहा है, गेहूँ भेज रहा है। ठीक है, पहले क्या होता था, पाकिस्तान के रास्ते जाता था, पर भारत और पाकिस्तान के संबंध क्या नहीं है, सही नहीं है। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रही है, आपको भारत की सॉफ्ट पावर देखने को मिल रही है, कूटनीति देखने को मिल रही है, और एक जिम्मेदारी क्षेत्रीय शक्ति के रूप में भारत की भूमिका यहाँ पर हमको देखने को मिलती है। ठीक है, अब जरा मैंने आपको थोड़े दिन पहले बताया था ना कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में क्या हो रहा है, युद्ध की स्थिति है। तो पाकिस्तान ने एक ऑपरेशन चलाया था, क्या था वो, एक ऑपरेशन लिल उल हक था। क्या था, ऑपरेशन लिल उल हक, ये लिल उल हग, सॉरी हग नहीं था, सॉरी लिल उल हक था। ठीक है, थोड़ा एक बार देख लेना, इसको क्रॉस चेक कर लेना, लिल उल हक था, है ना। तो वो चलाया था, वो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए क्या है, बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, मतलब वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले है सॉफ्ट पावर कूटनीति का एक बेहतरीन एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं। भारत सैन्य ताकत की जगह अफगानिस्तान में विकास और मानवीय सहायता के जरिए लोगों के दिल जीत रहा है। अफगानिस्तान का संसद भवन 2015 में निर्मित किया था। इंदिरा गांधी बाल चिकित्सालय भारत ने बनाए हैं वहाँ पर। यह ईंट और पत्थर से ज़्यादा क्या है, दोनों देशों के बीच में दोस्ती की चीज़ें दिखाती है, दोस्ती का प्रतीक हमको वहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, फिर मानवीय सहायता और आपदा राहत भी है कि अगस्त में कूनार में आए भूकंप के दौरान भारत सबसे पहले मदद भेजी थी। भारत ने टेंट हो गया, चाहे दवाई हो गई, चाहे खाने हो गई थी, वहाँ पर पहुँचाए थे। यह भारत का क्षेत्रीय और प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता और भरोसेमंद साझेदार के रूप में क्या दिखाता है, भारत की भागीदारी दिखाता है। ठीक है, फिर तालिबान शासन बनाम अफगान नागरिक। तो भले ही भारत क्या नहीं करता, तालिबान सरकार को अभी भी भारत ने आधिकारिक तौर पर क्या नहीं दी है, मान्यता नहीं दी है, लेकिन भारत क्या करता है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत अफगान नागरिकों की भलाई को क्या करता है, हमेशा अपने केंद्र में रखता है। ठीक है, और भारत ने राजनीति को परे रखते हुए UN वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, हाँ ये जो WEP था ना, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, ये UN का जो यूनाइटेड नेशन का क्या है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, इसके तहत क्या करा है, 2022 में लाखों टन गेहूं भेजा था। और वर्तमान समय में भी जब वहाँ पर क्या है, भूकंप की स्थिति है, तो क्या भेजा है, गेहूं भेजा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फिर थोड़ा क्षेत्रीय भू राजनीति, पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान के सीमा विवाद और आपूर्ति श्रृंखला बाधित होने के बावजूद भारत अपनी मानवीय सहायता जारी रखकर क्षेत्र में एक सकारात्मक और स्थिर प्रभाव डाल रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ जब से भारत ने क्या करा है, G20 की अध्यक्षता के बाद भारत ने अपनी बढ़ती वैश्विक जिम्मेदारियों को और भी ज़्यादा क्या करा है, मतलब वास्ट लेवल पर इसको दिखाया भी है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, भले ही ये बहुत छोटा टॉपिक है। ठीक है, लेकिन भारत की डिप्लोमेसी टुवर्ड्स किसके प्रति, अफगानिस्तान के प्रति, ये आपको दिखाता है। ठीक, और ये क्या है आपके लिए अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है GS पेपर 2 में, इंटरनेशनल रिलेशन में। ठीक है, GS पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशन विद, या तो इंटरनेशनल रिलेशन में या तो फिर बायलैटरल रिलेशन में, कि कैसे भारत अपने बायलैटरल संबंध रखता है विभिन्न देशों के साथ। ठीक है, खासकर उसके पड़ोसी देशों के साथ। ठीक, तो एक तरफ पाकिस्तान बांग्लादेश और एक तरफ अफगानिस्तान। ठीक, तो ये सारी चीज़ें क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब आपको ये तो पता ही होगा कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट ने अपने आंकड़े सारे के सारे जारी कर दिए हैं, और जो अनहैप्पीएस्ट क्या है कंट्री है, वो कौन है, अफगानिस्तान है। ठीक है, और मलावी है। ठीक है ना, अफगानिस्तान है। ठीक, फिर जो सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री है वो है फिनलैंड है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं, और यहाँ से आपके एग्जाम में हमेशा से क्या बनते हैं, क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक, तो न्यूज़ क्या है, तो विश्व खुशहाली रिपोर्ट में लगातार 9वीं बार फिनलैंड को दुनिया का सबसे खुशहाल देश घोषित किया गया है, और साथ ही युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर सोशल मीडिया के अत्यधिक उपयोग के भारी नकारात्मक प्रभाव
विशेषकर तुलनात्मक और एल्गोरिदम फीड के कारण को उजागर किया है। देखो यहाँ पर दो तीन चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो फिनलैंड दुनिया का सबसे क्या है खुशहाल दिवस है और लगातार 9वीं बार है, ठीक है, लगातार क्या है 9वीं बार है। उसके बाद क्या बोला गया है कि जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया का इम्पैक्ट देखने को मिला है मानवीय स्वास्थ्य में, ठीक। तो ये सारी चीज़ें क्या है इंपॉर्टेंट है। अब भारत की वर्तमान रैंक और सुधार थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। तो भारत की वर्तमान में रैंक क्या है 2026 में, तो 116वीं रैंक है भारत की। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको क्या कर लेना चाहिए, इसको कहीं पर नोट करके रख लेना चाहिए, ठीक है, क्या करना चाहिए, रख लेना चाहिए, ठीक। अब मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, थोड़ा आपकी हेल्प के लिए टिक कर लेता हूँ, ठीक है। तो 116वीं रैंक है किसकी, भारत की। कुल कितने देश हैं, तो 147 देश थे। 147 में से अब अपन किस नंबर पे हैं, तो 116वें नंबर पे हैं, ठीक है, 2026 में। इससे पहले दो बार और मतलब इससे पहले मतलब 2025 में हम कौन से स्थान पे थे, 118वें स्थान पर थे। तो मतलब 2 स्थानों का हमने क्या करा है, सुधार करा है, ठीक है, 2 स्थानों का हमने क्या करा है, सुधार करा है। और 2024 में हम कितनी रैंक पे थे, तो 126वीं रैंक पर थे। अब थोड़ा सा देखते हैं कि ये रिपोर्ट जारी कौन करता है। तो यह रिपोर्ट बेल बीइंग रिसर्च सेंटर, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, गैलप और SDSN मतलब यूनाइटेड नेशनल सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क इसको क्या करता है, जारी करता है, इस रिपोर्ट को बनाता है। और इस बार की जो थीम है ये बहुत इंपॉर्टेंट एक थीम है, ठीक है। 2026 की क्या थीम है, खुशहाली और सोशल मीडिया, हैप्पीनेस एंड सोशल मीडिया, ठीक है। तो इसको आप कहीं पर नोट डाउन करके रख लेना। तो जो इस बार की थीम है, ठीक है, ये थीम भी कई बार खैर उत्तराखंड के एग्जाम्स में तो मैंने इतनी नहीं देखी है, बट ऐसा नहीं है कि ये आ नहीं सकती, इस बार ये चीज़ें आ भी सकती हैं, ठीक है, क्योंकि लगातार इसमें क्या हो रहा है, उत्तराखंड की जो रैंक है वो अच्छी हो रही है। तो यहाँ पर क्या पता एग्जामिनर इस बार थोड़ा नए तरीके से क्वेश्चन दे दे, इस वजह से मैं ये फैक्ट्स मतलब जैसे ये थीम वगैरह भी लाया हुआ हूँ, ठीक है। तो इसकी थीम क्या है, तो खुशहाली और सोशल मीडिया है, ठीक है, हैप्पीनेस एंड सोशल मीडिया है। अब हम हमेशा क्या करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस का मनाते हैं तो 20 मार्च को मनाते हैं। 20 मार्च को ही हम क्या मनाते हैं, स्पैरो दिवस भी मनाते हैं, स्पैरो डे भी मनाते हैं, ठीक है। ये हमने मनाया था कब, 20 मार्च को मनाया था। तो ये इंपॉर्टेंट है सारी की सारी चीज़ें। फिर टॉप टू बॉटम, तो पहला स्थान किसका है, फिनलैंड का है, और लगातार क्या है 9वीं बार क्या है, फिनलैंड है। उसके बाद क्या है, डेनमार्क और आइसलैंड है, ठीक। और जो सबसे अंतिम स्थान पर है कौन है, अपना अफगानिस्तान है, ठीक है। 147वें स्थान पर कौन है, अफगानिस्तान पे है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फिर इसके क्या है, पड़ोसी देशों के साथ थोड़ा सा भारत का कंपेयर करें तो नेपाल कितने नंबर पे है, 99वें नंबर पर, और पाकिस्तान है 104। मेरी तो समझ नहीं आ रहा कि कौन सी रिपोर्ट है ये जो पाकिस्तान को 104 पे ले आती है बार बार, मतलब भारत से ऊपर ले आती है। और वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट हमेशा मैंने देखी है, यहाँ पर पाकिस्तान भारत से हमेशा ऊपर ही रहा है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब भारत से पीछे कौन है, तो एक तो बांग्लादेश है और एक श्रीलंका है। बांग्लादेश में भी शायद इस वजह से है क्योंकि यहाँ पर तख्ता पलट हुआ था, पर शायद पिछले से पिछले साल तक ही बांग्लादेश भी भारत से ऊपर ही रहता था इस रिपोर्ट में, ठीक है। अब इसके 6 मापदंड है, ठीक है, इसके 6 मानक है। भारत का ओवरऑल रैंक कितना है, 116वें नंबर पर है, और 6 मानक क्या है, सबसे पहले है जीवन चुनने की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ चॉइस है, ठीक है। तो वो उस पे हमें 61वें नंबर पर, भ्रष्टाचार की धारणा मतलब, ठीक है, यहाँ पर हम 64वें नंबर पर है। उदारता दान 68वें नंबर पर है। पर कैपिटा इनकम में हम 89वें नंबर पे हैं। स्वास्थ्य और जीवन प्रत्याशा में हम कितने पे हैं, 95 में। और सामाजिक समर्थन सोशल सपोर्ट में हम 123वें नंबर पर है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा हिसाब क्या है, ये ना अपना खराब है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको देखना है कि इसके मानक कितने हैं, इसके 6 मानक है। भले ये रैंक याद रहे ना रहे वो बात अलग हो जाती है, ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा सा क्या याद रखना है कि इसके जो मानक है, ये जो रिपोर्ट है ये कितने मानकों पर आती है, तो ये कितने मानकों पर आती है भाई, 6 मानकों पर आती है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको मेंस के एस्पेक्ट से अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले हम कहाँ पर देखते हैं, जीएस पेपर 1 में देखते हैं, भारतीय समाज और सामाजिक न्याय में। तो युवाओं की समस्या क्या है, भारत में दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है। रिपोर्ट साफ दिखाती है कि सोशल मीडिया के ज़्यादा इस्तेमाल से युवा विशेषकर 25 वर्ष से कम में जीवन में संतुष्टि में क्या आई है, भारी कमी आई है। और जब भी ऐसा टॉपिक आएगा या ऐसा क्वेश्चन आएगा, क्या युवाओं पर तकनीकी की क्या प्रभाव हुई है, बढ़ती मानसिक स्वास्थ्य संकट, तब आप क्या कर सकते हैं, इस वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट का क्या कर सकते हैं, आप एग्जाम्पल दे सकते हैं और वहाँ पर बता सकते हैं कि जैसे इस रिपोर्ट की जो ये रिपोर्ट है, जो ये रिपोर्ट है, ठीक है, जो ये रिपोर्ट है, इसके जो थीम है खुशहाली और सोशल मीडिया, ये आप यहाँ पर दिखा सकते हैं कि कैसे सोशल मीडिया से क्या हुआ है, सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल करने से क्या है, मानसिक स्वास्थ्य विकार पैदा हुए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं,
ठीक। तो ये जब आप सारी की सारी चीज़ें दिखाएंगे तो आपका क्या होगा, मेंस का जो क्वेश्चन होगा वो सही होगा। और जब भी टॉपिक ये होंगे तो वहाँ पर आप इजीली इसको कनेक्ट कर सकते हैं। फिर है नीतिगत आवश्यकता। यह रिपोर्ट इस बात पर जोर देती है कि सरकारों को केवल आर्थिक नीतियों पर ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया के विनियमन, रेगुलेशन और मानसिक स्वास्थ्य के लिए सुरक्षा जाल, सेफ्टी नेट्स बनाने की पर भी ध्यान देना चाहिए। और कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, ठीक है, ऐसे 2 राज्य थे जिन्होंने क्या करा था, सोशल मीडिया को भी बैन करा था ना, माइनॉरिटीज़ उनके लिए, सॉरी माइनॉरिटीज़ बोल रहा हूँ मैं, जो बच्चे हैं, ठीक है, 16 साल से ये टीन एज से कम है उनके लिए करा था। फिर आप इसको कहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं, तो जीएस पेपर 3 आर्थिक और सामाजिक विकास में कर सकते हैं इसको कनेक्ट। तो विकास का सही पैमाना क्या है, तो आर्थिक विकास जीडीपी ही सब कुछ नहीं है। फिनलैंड के शीर्ष पर होने का कारण केवल उनकी संपत्ति ही नहीं है बल्कि समान धन वितरण, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, बेहतरीन कल्याणकारी जो राज्य है, वेलफेयर स्टेट है, ठीक है, और जो सोशल ट्रूथ है, और क्या है, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा है, वो वहाँ पर क्या दिखाती है, एक अच्छा इम्पैक्ट दिखाती है। इसी वजह से तो क्या है, फिनलैंड लगातार 9वीं बार भी क्या है, पहले स्थान पर है, ठीक है। और जब भी विकास से जुड़े जब भी आप कहीं पर बताएं ना, तो यहाँ पर आप नॉर्डिक मॉडल के बारे में बता सकते हैं कि कोई भी देश अगर वो उसको क्या करना है, वर्ल्ड पीस इंडेक्स में या अपने देश में समान धन वितरण, कल्याणकारी राज्य या उच्च सामाजिक विश्वास या जो हमारे क्या है, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, अगर इसको बढ़ाना है तो आपको कौन सा मॉडल अपनाना चाहिए, तो नॉर्डिक मॉडल अपनाना चाहिए। और नॉर्डिक क्या है, कंट्री का एक समूह है, नॉर्डिक देश बोलते हैं ना हम इसे, इन्हें। तो जरा आप मुझे ये बताना कि नॉर्डिक कंट्री कौन कौन सी है, जरा ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ पर बतानी है आपको, कमेंट सेक्शन में बतानी है, ठीक है। फिर आप इसको जीएस पेपर 4 के साथ भी क्या कर सकते हैं, इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। सोशल मीडिया के एल्गोरिदम जानबूझकर ऐसे बनाए जाते हैं जो लोगों को तुलना करने पर मजबूर करते हैं। यह कॉर्पोरेट नैतिकता और मानव कल्याण के बीच एक टकराव का एक क्या है, बेहतरीन एग्जाम्पल है। और जब भी ऐसे में आता है, ऐसे में अगर कैसे विषय आते हैं, आधुनिक जीवन शैली और मानसिक स्वास्थ्य आता है, तो वहाँ पर आप बता सकते हैं। और वहाँ पर जो मेन बॉडी होती है ना, उसकी जो मेन बॉडी होती है, पहले इंट्रोडक्शन फिर मेन बॉडी आती है, तो मेन बॉडी में आप वर्ल्ड हैप्पीनेस जो रिपोर्ट है उसके निष्कर्षों को तर्क बनाकर आप क्या कर सकते हैं, उनके निष्कर्षों को आप आधार बनाकर क्या बता सकते हैं, तर्क दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ये आपके पास क्या है, एक एमसीक्यू है, इसका आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। तो मुझे उम्मीद है आज तो छोटा ही लेक्चर बना, क्योंकि फ्राइडे सैटरडे संडे को क्या होती है, ज़्यादा न्यूज़ होती नहीं है, और जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी वो आपके सामने ये थी, ठीक है। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, तो आपको क्या करना है, टारगेट यूकेपीएससी के टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।